पीरियोडिक टेबल आवर सारणी कंटिन्यू करते हैं। अपन बेसिकली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी अपनी चर्चा में चल रही है। और आयोनाइजेशन एनर्जी में जो डेफिनेशन थी आयोनाइजेशन एनर्जी की वो सीख ली, परिभाषा अपन ने सीख ली। और क्रमागत आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी अपन ने सीख लिया। अब अपन चर्चा करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन प्रभावित करता है या क्या क्या कारक प्रभावित करते हैं और किस तरह से प्रभावित करते हैं, इस बात की फील लेते हैं। हाँ, इससे पहले अपन में एक छोटी सी चीज बताता हूँ। जो अपन इस सीक्वेंस इफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग में जो सीक्वेंस चलेगी, आगे भी वही सीक्वेंस रहेगी। आगे दो प्रॉपर्टी और है, EN इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन दोनों में ये अपन इसी सीक्वेंस से चलेंगे। और क्या सीक्वेंस, सबसे पहले अपन साइज का इफेक्ट देखेंगे, साइज ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम का इफेक्ट देखेंगे, जिसको बोलेंगे त्रिज्या या आकार, परमाणु का आकार। दूसरा अपन चर्चा करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण का। तीसरा अपन चर्चा करेंगे शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट बोल दो या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दो, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। और फोर्थ अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चार आगे सब में कॉमन रहने हैं। हाँ, एक अलग प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट क्या चीज लेने वाले, जो उसका कुछ हटके पॉइंट आएगा। हर किसी के अंदर एक ऐसा हटके पॉइंट आएगा तो अपन चर्चा करनी पड़ेगी। चलो तो आते हैं अपन आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पे। चलो आ जाओ। तो हेडिंग क्या अपनी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। बोर्ड बहुत बड़ा हो गया यार, शानदार। अब छोटे छोटे, ज्यादा छोटे नहीं दिख रहे ना यार, बताना कमेंट में। ज्यादा छोटे दिख रहे तो बड़ा करेंगे, इसको लिखना फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर लेते हैं अपन, साइज। चलो सबसे पहला फैक्टर क्या है, साइज ऑफ एटम या रेडियस ऑफ एटम। साइज या रेडियस कुछ भी बोल दो, थोड़ा सही लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर साइज ऑफ एटम। जो साइज है एटम का वो ज्यादा होगा या कम होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, यदि साइज बढ़ेगा एटम का, साइज बढ़ेगा एटम का, तो जो आउटर मोस्ट सेल है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा। जितना ज्यादा साइज होगा उसका न्यूक्लियस से, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा दूर होगा। और न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा इलेक्ट्रॉन, वो इतना इजीली रिमूव हो सकता है। और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, निकल सकता है, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनीकृत करने के लिए ऊर्जा भी उतनी कम चाहिए। इसका मतलब सिंपल सी बात है, यदि रेडियस जो है एटम का, जो साइज है, या फिर रेडियस बोल दी, रेडियस ज्यादा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। त्रिज्या के क्या होता है, V समानुपाती होता है, विड्थ का समानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी मैं चर्चा करता हूँ, साइज का फंडा क्लियर हो गया, साइज समझ में आता है। और मतलब थोड़ी और फील लेना था तो देख डायग्राम समझा सकता हूँ मैं। जैसे एक ये बंदा है, इसका इलेक्ट्रॉन, या एक एटम ये है और एक एटम ये है। इनमें देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंधा हुआ था, न्यूक्लियस से इतना दूर है, और एक न्यूक्लियस के इतना पास है। नो डाउट ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जान लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगी और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम आएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। और आयोनाइजेशन एनर्जी कम कब आई, जब रेडियस ज्यादा थी। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इसमें समझ गए होंगे, यदि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या होगा, देखते हैं। इफेक्टिव अट्रैक्शन, यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब बहुत अच्छे से खींच रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा की फील ये है मेरे पास कि उसको जो अट्रैक्शन लग रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा लग रहा है। जितना ज्यादा इफेक्टिव अट्रैक्शन लगेगा या इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगेगा, जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आकर्षण लगेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने उतनी ज्यादा जान लगेगी। इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मुश्किल से निकलेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा मुश्किल से निकलेगा, इसका मतलब उसकी आयोनाइजेशन उतनी ज्यादा आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जी, यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन EN से दिखा दो, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है, तो विजिबल उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रिलेशन देखना तो क्या आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन प्रभावी नाभिकीय आकर्षण के सीधा समानुपाती है। सिंपल सी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट शिल्डिंग इफेक्ट पे। थर्ड क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट। मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको सही दिखे, बढ़िया दिखे।
नेक्स्ट शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या? प्रभावी शील्ड या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं ना, परिरक्षण प्रभाव। तो इसका क्या हो गया? शील्डिंग इफेक्ट हिंदी में तो लिख लो परिरक्षण प्रभाव। अब एक चीज सोचो, शील्डिंग इफेक्ट की फील लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये एक एटम है। सर्कल सारा सीधे क्यों नहीं बन रहे यार? वापस आ सकते हैं। एक गिरा और एक गिरा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच शील्ड जो है, दीवार वो बहुत बड़ी है, जबकि इसकी शील्ड छोटी है। शील्ड जितनी ज्यादा बड़ी होगी भाई जी, शील्ड जितनी ज्यादा बड़ी होगी, दीवार जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उतना जो अट्रैक्शन था न्यूक्लियस से लगेगा उतना कम नहीं हो जाएगा क्या? वो इतना शील्ड बीच दीवार जो इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन लगवाने वाले था, वो बीच में इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन दे रहे थे, और न्यूक्लियस का जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगने वाला था, जितना लगना चाहिए था, वो रोक दिया गया है। इसका मतलब जिसमें ज्यादा शील्ड बड़ी होगी उसका इफेक्टिव, उसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा, और जिसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी? कम ही आएगी भाई जी। तो इसका मतलब जहां शील्ड बड़ी वहां आयनाइजेशन एनर्जी कम, जहां शील्ड बहुत तगड़ी है, बड़ी बनी हुई है, मतलब अट्रैक्शन कम लग रहा है, इसका मतलब ये जो अट्रैक्ट कर रहा है बहुत कम कर पा रहा है इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा यार। इसका मतलब जिसके अंदर शील्ड बड़ी, शील्डिंग इफेक्ट जिसका ज्यादा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम। क्यों? उतना दूर है, फील आई ना यार, जितनी बड़ी शील्ड होगी वो इतना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर होगा, उतना इजीली निकल जाएगा यार। मैं क्या बोलूंगा? आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। तो थर्ड लॉजिक समझ में आ गया कि शील्डिंग इफेक्ट में क्या रिलेशन आता है। साउथ डायग्राम बना लेना नोट्स में, अच्छा रहेगा, फील देगा एक्चुअली ये जो अपन ने सीखा है। चलो नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इफेक्ट करता है एक्चुअली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एनर्जी को। कैसे करता है? वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है यार, वो जैसे थे वो रहना चाहते हैं, वो थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी बाहर नहीं निकलेंगे, उनको ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा? दोज एलिमेंट्स whose electronic configuration stable, या whose electronic configuration is stable, their ionization energy will be more। सिंपल सी बात, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब सर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता ही क्या है? हमें कैसे पता चला ऐसा स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये स्टेबल ज्यादा स्टेबल या और ज्यादा स्टेबल? सीधी सी बात है, तूने मेरे से एटॉमिक स्ट्रक्चर सीखा था ना, दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं, एक हाफ फिल्डेड, एक फुली फिल्डेड, एक पूर्ण भरित, एक अर्ध भरित। अब पूर्ण भरित अर्ध भरित में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? पूर्ण भरित है। ठीक है, तो देख, हाफ फिल्डेड, हाफ फिल्ड एंड fully filled electronic configuration are stable configuration। stable configuration, ये बात समझ में आ गई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। सर ये मैं कोई एग्जांपल लेके फील ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो फील, बिल्कुल फील ले सकते हो। चलो तुम लोग मुझे एग्जांपल से फील देता हूँ मैं तुम्हें, एक छोटी सी एग्जांपल से। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ फील देगा, कहाँ इफेक्ट डालने वाला था? सिंपल सा, पहला देख, पहला एग्जांपल ये है कि जब तू लेफ्ट टू राइट जाता है, या फिर दो एटम उठा रहा हूँ, कोई भी है ना, रैंडम कोई दो एटम, जिसमें ये इफेक्ट देखने को मिले, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये पहले नाइट्रोजन लिखना चाहिए, पहले वो आता है, उसके बाद ऑक्सीजन। किसकी रेडियस ज्यादा है? रेडियस की बात करता हूँ, पहले रेडियस की बात, त्रिज्या की बात करता हूँ, आकार की बात करता हूँ, किसकी रेडियस ज्यादा है? तो ऑब्वियस बात है नाइट्रोजन की रेडियस ज्यादा है। लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस कम होती घटती है, तो नाइट्रोजन की रेडियस ज्यादा है, और जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ऑपोजिट नहीं आ जाएगा क्या? जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी आयोनाइजेशन कम, जिसकी रेडियस कम उसकी आयोनाइजेशन ज्यादा।
तो नियमों के हिसाब से ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्चुअल ऑर्डर ये होता है। ये गलत है, ये सही है, और रेडियस का तो सही था ही। आरी बात सर ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ऐसे हुआ, देख नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन लिख 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का लिख 1s2 2s2 2p4। लास्ट वाला देख और सबसेल 2p3 कुछ इस तरह से है। लास्ट वाला सबसेल देख 2p4 कुछ इस तरह से है। पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे नाइट्रोजन, जबकि 3 ये है। 3 आए, इसका 6 का आधा ही तो हाफ फील्डेड नहीं है यार, और हाफ फील्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, तो नाइट्रोजन वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था, जबकि ऑक्सीजन का हाफ फील्डेड नहीं है। 6 आ सकते थे जबकि 4 है, तो हाफ फील्ड थोड़ी है। तो इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये स्टेबल है, ये कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये, जबकि इसके कंपेयर में थोड़ा कम स्टेबल है। तो जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यदि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो ज्यादा जान लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगी भाई जी। इसका एक और एग्जांपल है फेमस, एक और एग्जांपल है फ्लोरीन एंड नियोन। तो तुम चेक कर लेना, नियोन जो है फुली फील्डेड और कॉन्फ़िगरेशन है, और हिसाब किताब ये बोलता है कि फ्लोरीन की ज्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली किसकी ज्यादा आती है? नियोन की। ये दोनों पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है भैया, ये दोनों पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देख पेपर में वो चीज पूछी जाएगी, पेपर में वो चीज पूछी जाएगी जो एक्सेप्शनल है। अरे जो नॉर्मल हो तेरे को पता है, मेरे को पता है, सबको पता है। एक्सेप्शनल हो तेरे को पता है, मेरे को पता है, सबको नहीं पता। क्वेश्चन किसको करना है? तेरे को, मेरे को करना है। सबको सही हो कोई गारंटी नहीं। तो आपका सही होगा क्वेश्चन यदि आपका और मेरा क्वेश्चन सही हो, यदि अपने को एक्सेप्शनल केस याद है। तो देख लेफ्ट राइट पर 2 जगह एक ही पीरियड में 2 जगह एक्सेप्शनल केस मिले आपको और मेरे को। कहां? एक तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे, एक फ्लोरीन एंड नियोन पे। और ये जो एक्सेप्शनल केस आपको देखने को मिले हैं ये पूरे ग्रुप में देखने को मिलेंगे। मतलब नाइट्रोजन के जस्ट नीचे और ऑक्सीजन के नीचे फास्फोरस एंड सल्फर में भी सेम चीज दिखेगी। यहाँ पर नियोन के जस्ट नीचे होता है आर्गन और नीचे फ्लोरीन, नीचे क्लोरीन, इनमें भी सेम चीज देखने को मिलेगी। तो तुम केवल इसका मत समझ लो केवल इसके पूरे ग्रुप के अंदर ये होता है एक्सेप्शन, ध्यान रखना बच्चे। सर ये तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में था, नहीं, ये पूरे ग्रुप में है, ये पूरे ग्रुप में है सारा। आगे बात समझ, गलती मत कर दी हो, पूरे ग्रुप में। ये तेरे को पूछ ले कि क्या ये रूल क्या इस तरीके में काम कर सकता हूं सल्फर और क्लोरीन में, सॉरी सल्फर और फास्फोरस में? तो होनी सल्फर की ज्यादा चाहिए थी, होनी किसकी ज्यादा चाहिए थी? सल्फर की, क्योंकि फास्फोर और सल्फर इसकी ज्यादा, लेकिन होती किसकी ज्यादा है? फास्फोर की। सेम फंडा जो नाइट्रोजन में लगा है। आगे बात समझ में? तो फोर्थ इफेक्ट अच्छा है। और लास्ट फिफ्थ पे चलते हैं, दैट इज पेनिट्रेशन पावर। लास्ट फिफ्थ लिखते हैं, पेनिट्रेशन पावर क्या होता है सुनना। वे अपने ने कुछ ये सीखा और पेनिट्रेट करना, भेदित करना, भेदन क्षमता बोलते हैं हिंदी में, भेदन क्षमता। ये नया शब्द लिख देता हूं मैं, और सारे अपन ने हिंदी में कहीं ना कहीं लिखे। भेदन क्षमता का मतलब अंदर से इलेक्ट्रॉन भेद के निकालना, अंदर से इलेक्ट्रॉन भेद के निकालना। सुनना, ये कब लगता है फंडा, कब अपन गलत हो सकते हैं, कब हमें सही होना है, और कब एक्सेप्शनल केस है, वो चर्चा करता हूँ। देखो यदि सेम ही सेल है, सेल नंबर सेम है, कोस सेम है, और 2 अलग अलग सब सेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिनमें अपन कंपेयर कर रहे हैं। यदि सब सेल अंदर वाला है, वो अंदर वाला सब सेल है, और बजाय के बाहर वाले सब सेल से अंदर वाले सब सेल से इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलता है। आगे बस पेनिट्रेशन पावर क्या है? इनर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, दैट इज पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेट करना मुश्किल है, और इनर सब सेल को पेनिट्रेट, अंदर वाले उपकोष को पेनिट्रेट करना मुश्किल है। इसका मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा आयनिक ऊर्जा लगेगी। एग्जांपल देख फील आएगी इसकी। तो मैं क्या बोल रहा हूं पेनिट्रेशन पावर के एग्जांपल में, जिसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा। अब पेनिट्रेशन पावर किसकी सबसे ज्यादा होती है? जो सेम सेल के सब सेल सबसे ज्यादा अंदर होता है। तो समान कोष के उपकोष में सबसे ज्यादा एस होगा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। सबसे सेम सेल, जैसे अपन बात करें 4s 4p 4d एंड 4f, तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा 4s की होगी, फिर 4p, फिर 4d एंड फिर 4f। ये बात समझ में आई? क्योंकि 4s और ज्यादा अंदर है एज कंपेयर टू 4f के, और जितने ज्यादा अंदर होगा सेम ही सेल, देखो सेल सबका सेम है 4th, तो जितना ज्यादा अंदर होगा उसको पेनिट्रेट करना उतना ज्यादा मुश्किल। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं अपन लोग। इसका अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं।
ये कहाँ काम में आता है देखो, बेरिलियम एंड बोरोन एग्जाम्पल। बेरिलियम और बोरोन में देखा जाए तो साइज जो है, पहले रेडियस का ऑर्डर देता हूं, साइज का ऑर्डर देखा जाए तो बेरिलियम बड़ा है, तो साइज के अकॉर्डिंग जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आना चाहिए वो बोरोन का जरा आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कॉन्फ़िगरेशन लिख, उसका एक्चुअल क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन लिख, इसका 1s2 2s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 विन्यास 2s2 2p1 सेकंड सेल। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ रहा है 2p से निकल रहा है, यहाँ 2s से निकल रहा है। मैंने कहा पेनिट्रेट करना 2p के बजाय 2s को मुश्किल है, इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, और जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो एक्चुअल ऑर्डर क्या आ जाएगा बेरिलियम का ज्यादा आ जाएगा एज कंपेयर टू बोरोन। एक ही पीरियड में 3 एक्सेप्शन मिल गए हैं, एक ही पीरियड में 3 एक्सेप्शन मिल गए। लिथियम से स्टार्ट हो रहा था पीरियड और नियोन पे खत्म हो रहा था, तो लिथियम, फिर बेरिलियम बोरोन में आ गया, फिर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आ गया, फिर फ्लोरीन और नियोन में आ गया। आगे बात समझ में, तो एक्सेप्शन केस देख बहुत सारे आगे, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एक्सेप्शन केस लिखने पड़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाएंगे, क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो तो बेसिकली अपने को जो फैक्टर अफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर थे उन 5 को लिखा है। अब अपन चलते हैं पीरियोडिसिटी, जो आयोनाइजेशन एनर्जी की पीरियोडिसिटी उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है बेटा, देखो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, याद आ गया? लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या चेंज देखने को मिलेगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले लिखता हूं मैं, पहले हेडिंग डाल लेते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहला पॉइंट, 2 पॉइंट बना करते हैं, याद आ गया? पहला पॉइंट ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। अब एक बात सोच कि लेफ्ट टू राइट जाने पर तुम क्या कैसे जज कर सकते हो रेडियस से? लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस क्या होती है, बढ़ती है घटती है? तो लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस घटती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। और जब रेडियस घटती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, ऑन गोइंग L2R in a period, then ionization energy increases। और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, देन साइज क्या होगा, साइज क्या बढ़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। ऑन गोइंग T2B in a period, in a group, then ionization energy decreases। चलो, तो ये दोनों पॉइंट हो गए। तो एक साइड जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है और एक साइड जाने पर घट रही है। तो एक बार सारी क्लास को समराइज कर देता हूं मैं। ठीक है, सारी क्लास को समराइज कर देते। सबसे पहले अपन देखा कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करने वाले आयोनाइजेशन एनर्जी को। सबसे पहला फैक्टर आया था, फर्स्ट फैक्टर आया था रेडियस। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, दूसरा फैक्टर जो लिखा था अपन लोगों ने, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो मैं आयोनाइजेशन एनर्जी इस साइड लेता हूँ, वो प्रोपोर्शनलिटी इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन के। थर्ड अपन ने देखा शील्डिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा शील्डिंग होगी, शील्ड जितनी बड़ी होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम थी, अपन ने चर्चा की। तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो थी शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, क्योंकि जितनी ज्यादा शील्ड होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। चौथा अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का देखा। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। फिफ्थ अपन देखा पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर मतलब जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो मैं लिख देता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पेनिट्रेशन पावर, और पेनिट्रेशन पावर SPDF ये ऑर्डर था। और एक सेम ही सेल के लिए लगता है, जब सेम ही सेल के सब सेल से डिफरेंट तब ये फंडा लगता है। उसके बारे में अपन ने चर्चा की पीरियोडिसिटी। फिर 2 पॉइंट आए थे, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि रेडियस घटती है, पहले वाले पॉइंट से आ गया। दूसरा, टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है क्योंकि रेडियस बढ़ती है। देखिए यार, पूरी क्लास सिखाई, रिवाइज करवाई, अब तेरा काम इसको अच्छे से सीखना,
अगले लेक्चर में अपन कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो बढ़िया से पढ़ लिख, तेरे कोई डाउट है, दिक्कत है, कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में जा। उसके अलावा एक लिंक भी दे रखा है, जाना और प्लीज यार थोड़ी। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।